तो कैसे हो मित्रों, वापस से आप सभी का स्वागत है एक नए हॉरर स्टोरी वीडियो पे। पिछले कुछ दिनों से भाई कमेंट सेक्शन सिर्फ एक ही टॉपिक से भर गया था भाई, सच्ची बता रहा हूँ भाई। हर दूसरा बंदा लिख रहा है कि सैरेटिक चर्च पे भाई वीडियो बनाओ, उसकी असली हिस्ट्री बताओ। क्या ये सच में डेविल वर्शिप करते हैं या सिर्फ ये इंटरनेट की बकचोदी है? तो दोस्तों, आपकी डिमांड हो और मैं वो पूरी ना करूँ, ऐसा कभी हुआ है? लेके आ चुका हूँ भाई एक ऐसी स्टोरी जिसपे हॉरर और फिजिकोलॉजिकल का डेंजरस मिक्स है। आज हम बात करने वाले दुनिया के सबसे कंट्रोवर्शियल रिलीजन, चर्च ऑफ सैटर्न। चर्च ऑफ सैटर्न एक ऐसा चर्च जिसका नाम सुनते ही भाई पूरी दुनिया का दिमाग हिल जाता है। दिमाग में कैंडल, डार्क रिचुअल्स, डेविल वर्शिप, ये सब इमेजिन होता है। लेकिन सच क्या है? क्या सच में दुनिया में एक ऐसा चर्च एग्जिस्ट करता है जहाँ पे लोग शैतान को बुलाते हैं, या फिर भाई एक आदमी का माइंड गेम था? और वो आदमी कौन था कुछ पता नहीं है ना? तो ये वीडियो में बने रहो, आपको इसके बारे में फुल हिस्ट्री में मैं आपको बताऊंगा। तो भाई बिना बकचोदी के डायरेक्ट स्टोरी पे जंप करते हैं। एंड चैनल पे नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो फटाफट से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। भाई उसका नाम था एंथन लेवी, जिसने अपनी लाइफ में सर्कस में काम किया है, नाइट क्लब्स में म्यूजिक बजाया है। फिर भाई एक दिन उसने डिसाइड किया कि मुझे दुनिया को एक ऐसा शौक देना है जो हिस्ट्री में लिखा जाए। तो भाई लाइट्स डिम कर लो, हेडफोन लगा लो, क्योंकि आज की स्टोरी सिर्फ चर्च की स्टोरी नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान की जिसने पूरी सोसाइटी को हाइपोक्रेसी के एक्सप्लोज करने के लिए सैटन जैसा नाम यूज किया है। अब स्टोरी शुरू होती है 1930 में। उस साल एक ऐसे लड़के ने जन्म लिया शिकागो में। उसका नाम रखा गया हावर्ड स्टैंटन लेवी। उसके बाद में दुनिया उसे एंथन लेवी के नाम से जानने वाली थी। बचपन में एंथन बहुत नॉर्मल सा बच्चा था, लेकिन उसकी पर्सनालिटी थोड़ी अजीब थी। जब भाई दूसरे बच्चे बाहर खेलते थे, क्योंकि दूसरे बच्चे जैसे घर पे रह के ही नहीं होता तो बाहर खेलना जरूरी है, ऐसी बात थी। तो जब दूसरे बच्चे बाहर खेल रहे थे तो ये भाई ये चूज करता है म्यूजिशियंस, ये घर पे अलग अलग चीजें करता है। भाई उसको ड्रामेटिक म्यूजिक पसंद थे, हॉरर स्टोरीज पसंद थी, और अक्सर वो लाइब्रेरी में जाके अजीब अजीब बुक्स पढ़ता था, अजीब अजीब टॉपिक्स पे। और भाई धीरे धीरे उसको पियानो और ऑर्गन्स बजाने का शौक हो गया। जैसे भाई उस उम्र में बच्चों का क्या रहता भाई कि खाओ पियो खेलो पढ़ाई करो, बस इतना ही। पर उसके लिए म्यूजिशियंस भाई उस समय के लिए उसको म्यूजिक एक लाइफ बन गई थी उसकी। और भाई कुछ टाइम बाद एंथन की फैमिली शिफ्ट हो गए सैन फ्रांसिस्को में। ये सिटी उस टाइम की काफी यूनिक सिटी थी। यहाँ पे आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस, परफॉर्मेंस, बहुत अलग अलग के पर्सनालिटीज यहाँ पे रहते थे। और भाई इसी इन्वायरमेंट में एंटन बड़ा हुआ। टीन एज में आते आते उसने ऑर्गन्स और पियानो इतना जबरदस्त बजाना सीख गया था, तो उसने सोचा नाइट क्लब में परफॉर्म किया जाए। तो वो परफॉर्म करता था नाइट क्लब में और म्यूजिक बजाता था, और लोग उसकी परफॉर्मेंस में एंजॉय करने लग गए थे। लेकिन यही से उसकी सोसाइटी का एक स्ट्रेंजर साइड नोटिस करना चालू कर दिया। एंथन ने नोटिस किया कि वही लोग चर्च में जाके बहुत रिलीजियस बन जाते, प्रेयर्स करते थे, मॉरल लेक्चर्स देते थे। लेकिन सैटरडे नाइट को वही लोग बहुत अलग बिहेव करने लग जाते, क्लब में आ जाते वो लोग, पार्टीज और अल्कोहल और वाइल्ड बिहेवियर। फिर ये कॉन्ट्रास्ट एंथन को बहुत अजीब सा लगा। उसके दिमाग में थॉट आने लगा कि सच में लोग रिलीजियंस है, जैसे वो दिखते वैसे वो सच में है, या बस सोसाइटी सिर्फ एक्टिंग कर रही है? फिर भाई ये क्वेश्चन धीरे धीरे उसके माइंड में ग्लो होने लगा। फिर इसी टाइम एंथन ने चर्च में भी काम किया। सर्कस का इन्वायरमेंट बहुत ही डिफरेंट हो गया था। फिर यहाँ पे मैजिशियंस होते थे, परफॉर्मेंस होते थे, इल्यूशनिस्ट होते थे, और भाई लोग एंटरटेनमेंट के लिए भाई कुछ भी देख रहे थे। एंथन सर्कस में ऑर्गन बजाता था और परफॉर्मेंस के साथ ट्रैवल पे जाता था। और भाई यहाँ पे उसने ह्यूमन फिजिकोलॉजिकल और अच्छे से देखा लोगों को। उसने देखा कि मिस्ट्रीज, फॉरबिडन चीजों में लोग ज्यादा नेचुरली अट्रैक्ट हो रहे थे। अगर किसी चीज को मना कर दिया जाए तो लोग उसमें और ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते अपना। और भाई यही ऑब्जर्वेशन उसके दिमाग में एक इम्पोर्टेंट आइडिया बन गया। धीरे धीरे एंथन का इंटरेस्ट ऑकल्ट और डार्क और सिंबोलिस्ट में बन गया। ऑकल्ट का मतलब होता है वो चीज जिसको हिडन नॉलेज में भाई रिलेटेड हो, जैसे एक्सीडेंट रिचुअल्स, मिस्टीरियस सिंबल्स और सीक्रेट ट्रांजैक्शन। एंथन इसी टॉपिक पे रिसर्च करने लगता था, लेकिन उसका अप्रोच थोड़ा अलग था। वो ब्लाइंडली बिलीव नहीं करता था ये सब चीजों पे, एक फिजिकल लॉजिकल पर्सपेक्टिव से नजर से देखता था वो। उसका मानना था कि रिलीजियंस, डार्क चीजें इंसान के
माइंड में पॉपुलर इफेक्ट पड़ता था। 1960 में एंथोन आते आते एक इंटरेस्टिंग पर्सनल बन गया था। उसका सर्कस भी बड़ा हो गया था। आर्टिशियंस, म्यूजिशियंस, इंटेलेक्चुअल्स लोग उसके पास आते थे। और फिर इसी टाइम उसने सैन फ्रांसिस्को में एक घर खरीदा और भाई यही घर बाद में फेमस हो गया ब्लैक हाउस के नाम से, क्योंकि एंथोन ने उस घर को पूरा ब्लैक कलर से पेंट कर दिया था। इमेजिन करो, पूरा काला घर और वहाँ पे रात को गैदरिंग हो रही है। लोग वहाँ पे बैठकर डिस्कशंस करते थे रिलीजियन, सोसाइटीज, ह्यूमन नेचर के बारे में। ये गैदरिंग नॉर्मल रिलीजियंस मीटिंग जैसी नहीं होती थी। यहाँ पे लोग ओपनली बात करते, सोसाइटी के रूल्स को क्वेश्चंस करते थे वो लोग। और भाई एंथन इन सब चीजों का सेंटर बन चुका था और भाई धीरे धीरे उसके फॉलोअर्स भी बढ़ने लगे। लोग उनकी बातों पे इंटरेस्ट दिखाने लग गए। तो दोस्तों अब स्टोरी आ चुकी थी 1966 पे और ये वही साल था जब एंथन लेवी ने एक स्टेप आगे बढ़ा था, जिससे पूरी दुनिया का इंटेंशन उसकी तरफ चले गया। 30 अप्रैल 1966 में उसने ऑफिशियल अनाउंस किया कि वो एक नया रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने वाला है और उसका नाम रखने वाला है चर्च ऑफ सैटर्न। अब सोचो भाई उस टाइम का इन्वायरमेंट, 1960 में अमेरिकन ऑलरेडी सोशल चेंज के फेस पे चल रहे थे और उस टाइम भाई यूथ कल्चर चेंज हो रहा था, म्यूजिक, लाइफस्टाइल सब चेंज हो रहे थे। और भाई उसी टाइम एक बंदा खड़ा होके बोलता है कि वो एक सैटर्न के नाम पे चर्च बनाने वाला है। और भाई एंथोन लेवी ने अपने घर को चर्च का हेडक्वार्टर बना दिया था। ये वही घर था जिसे लोग ब्लैक हाउस कहते थे। ये सैन फ्रांसिस्को में घर था और भाई रात के टाइम वहाँ एक अजीब ही एटमॉस्फेयर बन जाता था। ब्लैक वॉल्स, कैंडल्स और डार्क सिंबल्स। और भाई बाहर से लोग जब देख रहे थे तो उन्हें लगता था कि यहाँ पे डार्क रिचुअल्स हो रहे। और भाई सच बताओ तो एंथोन को ये अटेंशन पसंद भी आ रहा था, क्योंकि भाई उसको पता था कि मिस्ट्री क्रिएट करने से और लोग ज्यादा अट्रैक्ट करते। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट था। बहुत से लोग सोचते थे कि चर्च ऑफ सैटर्न एक डेविल को वर्शिप करते थे, लेकिन भाई एंथोन का क्लेम कुछ और ही था। उसके अकॉर्डिंग था कि सैटर्न कोई रियल शैतान नहीं है, वो एक सिंबल था रिबिलियंस का, फ्रीडम का सिंबल और इंडिविजुअल का सिंबल। एंथोन का कहना था कि ट्रेडिशनल रिलीजियंस को कंट्रोल में रखता था ये और उन्हें गिल्ट फील करवाता था। तो इसलिए भाई उसने सैटर्न को एक मेटाफोर की तरह यूज किया, एक ऐसा कैरेक्टर जो भाई अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा है। और फिर भाई 1966 के बाद ब्लैक हाउस में रोज मीटिंग हो रही, रोज। एंथोन इस मीटिंग को भाई एक लेक्चर जैसा बना देता था। वो लोग वहाँ पे फिलोसफी समझाते थे, डबल स्टैंडर्ड्स पे डिस्कस करता, पर उनके फॉलोअर्स भी भाई अलग ही इंसान थे, अलग ही पर्सनालिटी के इंसान थे। वो कुछ आर्टिस्ट थे, कुछ राइटर्स थे, कुछ म्यूजिशियंस थे। सब लोग एक ही चीज में इंटरेस्टेड थे, अल्टरनेटिव थिंकिंग। लेकिन भाई बाहर की दुनिया को ये सब इतना सिंपल नहीं लग रहा था। नाइट बोट्स को लगता था कि भाई वहाँ कुछ स्ट्रेंजर्स थिंग्स हो रही है। कभी भाई रात में चैंटिंग की आवाज आती है, कभी भाई कैंडल जलती हुई दिखती है। और भाई धीरे धीरे तो रूमर्स भी स्प्रेड होने लग गए और भाई लोग तो ये भी बोलने लग गए कि वहाँ पे डार्क मैजिक हो रहे थे। और भाई मीडिया को एक तूफानी ही स्टोरी मिल गई थी। तो दोस्तों अभी तक के हमने देखा कि कैसे एंथोन लेवी ने चर्च ऑफ सैटर्न की शुरुआत की, 1966 में स्टार्ट किया, कैसे उसका ब्लैक हाउस फ्रांसिस्को में बना, एक मिस्टीरियस जगह पे बनी जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ। लेकिन असली स्टोरी भाई यहीं पे खत्म नहीं होती है, क्योंकि सिर्फ दुनिया को भाई अभी तक के सिर्फ चर्च का नाम पता चला था। लेकिन भाई जब सैटेनिक बीबल आई, मीडिया ने इस टॉपिक को बहुत उठाया और तब की कंट्रोवर्सी भाई और भी ज्यादा बढ़ने वाली थी। और इस फेस में कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जिसने भाई पूरी दुनिया को डरा दिया। लेकिन भाई दोस्तों मैं ये पूरी स्टोरी एक ही वीडियो में बनाऊंगा ना, तो सच में वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी कि आपको पूरा विस्तार से देखना पड़ेगा। तो भाई इसलिए मैंने डिसाइड किया कि इस पूरी स्टोरी को मैं पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। अभी तक आपने देखा चर्च ऑफ सैटर्न का जन्म कैसे हुआ, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में हम देखने वाले सैटेनिक बीबल की कंट्रोवर्सी और दुनिया में फैला हुआ सैटेनिक पैनिक। अगर भाई आपको पार्ट 2 चाहिए इस वीडियो की, तो भाई कमेंट में जरूर लिखो पार्ट 2 लाओ भाई, और इस वीडियो को लाइक जरूर करो भाई। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जहाँ पे ये स्टोरी और भी ज्यादा डार्क होने वाली है, और भी ज्यादा मिस्टेरियस होने वाली है। भाई सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाना, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट जब आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन में आना जरूरी है ना। एंड लाइक जरूर करना एंड कमेंट में भाई इतना स्पैम करो, इतना स्पैम कर दो और लिख दो नेक्स्ट पार्ट जल्दी लाओ करके। इस वीडियो को भाई पूरी फैला दो, बस सच्ची बता रहा हूँ पूरी फैला दो, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में बहुत ज्यादा धमाके होने वाले। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।